हेलो दोस्तों, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ फिर से। और ये जो सीरीज होने वाली है, ये जो कल आप लोगों ने देखा था हिंदी भाषा उद्भव और विकास पे, तो कल हम लोगों ने थ्योरी देखा और आज उस पे आधारित जो प्रश्न बने हैं इम्पोर्टेंट, वो सभी देखेंगे और यहाँ से आपके प्रश्न अब प्रीवियस ईयर्स भी शामिल हैं जो कि पूछे गए हैं, ठीक है? और एमसीक्यू भी इसके आधारित सभी प्रश्न देखने वाले हैं जो कि कल मैंने क्लास लिया था थ्योरी का, उस पे आधारित सभी एमसीक्यू हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए और ये यूजीसी नेट के यूनिट 1 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो भी जनवरी 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर अब जनवरी में तो नहीं होगा, अब जून में होगा। और हालाँकि जो दिसंबर 2024 का यूजीसी नेट का रिजल्ट था, वो जारी कर दिया गया है और जो भी सफल कैंडिडेट हैं, उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएँ, बधाइयाँ। और साथ ही बढ़ते हैं अगले सेशन की तरफ, आज के प्रश्न की तरफ जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। और ये बीपीएससी टीआरई 4 के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके 3-4 प्रश्न पूछे जाएँगे और ये 6 टू 8, 9 टू 10, 11 टू 12 या फिर अन्य स्टेट से जो टीजीटी, पीजीटी होते हैं, उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं, बढ़ते हैं प्रश्न के ऊपर। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें और अपने फ्रेंड तक भी इसे ज़रूर से शेयर करें और वीडियो देखें तो ज़रूर से लाइक भी करें साथ-साथ। तो चलिए दोस्तों, आज के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, वो देखते हैं क्या है। पूछा जा रहा है कि खरी बोली कहाँ बोली जाती है? तो झांसी, कानपुर, मेरठ या फिर अलीगढ़। तो कल आप लोगों ने देखा था, इस पे मैंने बहुत अच्छे से चर्चा किया है। अगर आपने नहीं देखा अभी तक वो क्लास, तो पिछला क्लास आप देख लें, उससे यहाँ पर जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं या बने हैं, आप आसानी से लगा सकते हैं। उससे पहले आपको क्लास देखना पड़ेगा थ्योरी पे। तो चलिए बढ़ते हैं। तो इसका जो आंसर अभी तक आप लोगों ने सोच लिया होगा, तो ये मेरठ होगा, ठीक है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शौरसेनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ है? शौरसेनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ है? राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या फिर पहाड़ी हिंदी? अभी आप लोगों ने आंसर सोच लिया होगा। तो ये जो है शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी उपभाषा का विकास हुआ है, तो बी ऑप्शन आपका राइट होगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है, पूछा जा रहा है कि अपभ्रंश के किस रूप से असमिया भाषा का विकास हुआ है? तो असमिया कल हम लोगों ने पढ़ा है। तो ये जो है ये मागधी अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है? मागधी अपभ्रंश से असमिया भाषा का विकास आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्वी हिंदी की बोली है, तो पूर्वी हिंदी की बोली क्या हो जाएगा? बांगरू, बघेली, कन्नौजी या फिर बुंदेली? कौन सा होगा? तो ये जो बघेली हो जाएगा सी ऑप्शन, क्योंकि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो यहाँ बघेली जो है यहाँ पर दिया गया है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है, राजस्थानी उपभाषा में कितनी बोलियां शामिल हैं? तो राजस्थानी उपभाषा में कितनी बोलियां शामिल हैं? 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं या फिर 7 हैं? तो आप लोगों ने पढ़ा है कि राजस्थानी उपभाषा में 4 बोलियां सम्मिलित हैं। अब वो कौन-कौन सा है, आप कमेंट में ज़रूर से कमेंट कीजिएगा जिन्होंने भी क्लास को देखा था। क्योंकि जो भी क्लास को देखे होंगे वो आसानी से कर पाएँगे इस क्वेश्चन को, और जो नहीं देखे होंगे वो शायद जो पढ़े होंगे वही देख कर पाएँगे ऐसे प्रश्न को, अन्यथा आप नहीं कर पाएँगे। तो चलें, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। पूर्वी हिंदी का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? तो पूर्वी हिंदी का जो विकास हुआ है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न है, लहंदा और पंजाबी क्या है? लहंदा और पंजाबी अपभ्रंश के किस रूप से विकसित हुई है? तो लहंदा और पंजाबी जो है ये पैसाची से विकसित हुई है, ये ध्यान रखना है आपको।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। बुंदेली किस बोली की उपबोली है? बुंदेली किस बोली की उपबोली है? तो ये जो उपबोली है ये वज्र का हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है गढ़वाली के सर्वनाम किस बोली से मिलते जुलते हैं? पूछा जा रहा है गढ़वाली के सर्वनाम किस बोली से मिलते जुलते हैं? तो ये बोली जो होगा आपका ये ब्रज बोली होगा। ठीक है, ब्रज भाषा की बोली गढ़वाली के सर्वनाम से मिलती जुलती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हरियाणी को बांगरू नाम देने वाले विद्वान है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न नोट कीजिएगा। हरियाणी को बांगरू नाम देने वाले विद्वान कौन है? तो हरियाणवी को जो बांगरू नाम दिए थे वो दिए थे आपके ग्रियर्सन महोदय। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट होने वाला है। आगे प्रश्न है ब्रज प्रदेश की साहित्यिक भाषा को कहा जाता है? तो ब्रज प्रदेश की साहित्यिक भाषा को पिंगल कहा जाता है। हालांकि पिंगल और डिंगल जो आदिकालीन ये दो शैलियां थी, ठीक है, लेकिन ब्रज प्रदेश की जो साहित्यिक भाषा को क्या कहा जाता है? पिंगल कहा जाता है। ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वज्र बुली का प्रयोग कहाँ होता है? तो वज्र बुली का जो प्रयोग होता है वो होता है बंगाल में। आप वज्र बुली का प्रयोग वज्र क्षेत्र नहीं लगाना, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये बंगाल ही होगा, ध्यान रखना है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा। कल आप लोगों ने थ्योरी पढ़ा था तो उसमें भी इसका जिक्र हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से एक बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? तो ब्रजभाषा, अवधी, कन्नौजी या फिर खड़ी बोली? तो इनमें से जो पश्चिमी हिंदी की बोलियां नहीं है वो अवधी होगा, क्योंकि अवधी अभी मैंने बताया कि ये पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं और ब्रजभाषा, कन्नौजी और खड़ी बोली ये पश्चिमी बोलियां हैं। तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है सिंधी भाषा का विकास हुआ है? तो सिंधी भाषा का जो विकास आप देख पाएंगे वो हुआ है ब्राच्य से। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न है अवहट भाषा में लिखित रचना है? तो अवहट भाषा में लिखित रचना कौन सा है? तो वो कृतिलता है, क्योंकि ये कृतिलता विद्यापति के द्वारा लिखी गई है। कृतिलता और कृति पताका ये अवहट में लिखी गई है और पदावली जो है उनकी वो मैथिली में लिखी गई है। तो काफी पॉपुलर हैं इनके जो ग्रंथ हैं, तो ध्यान रखने वाला है। और आलाखंड किसे कहा जाता है? तो आलाखंड जिसे परमाल रासो के नाम से आप जानते हैं। विशल देवरासो क्या है? तो एक श्रृंगारिक काव्य कहा गया है। किसके द्वारा? रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा। और जयचंद्र प्रकाश क्या है? तो ये भी ग्रंथ है। जयचंद्र प्रकाश उतना नहीं पूछा जाता है, लेकिन विशल देवरासो और परमाल रासो पूछी जाती है और रासो साहित्य से। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित को सुमेलित करना है। इसमें बोलियां हैं और सूची 2 में आपकी उपभाषाएं हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि भोजपुरी जो है, भोजपुरी कहाँ बोली जाती है? तो ये बिहारी हिंदी की उपभाषा है। ठीक है, भोजपुरी जो है ये बिहारी हिंदी की उपभाषा है। अवधी है, अवधी किसकी है? तो अवधी हो जाएगी पूर्वी हिंदी की उपभाषा। और कुमाऊनी जो है ये पहाड़ी हिंदी की उपभाषा और खड़ी बोली ये है पश्चिमी हिंदी की उपभाषा। तो ए का हो जाएगा 4 और बी का हो जाएगा थर्ड। तो ए का 4 और बी का थर्ड, तो ए ही ऑप्शन में है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है देख लें। अगला प्रश्न है हिंदी की कुल कितनी बोलियां हैं? यहाँ पर हिंदी की बोली जा रही है। ठीक है, हिंदी की कुल कितनी बोलियां हैं? तो ये 18 हो जाएगा। लेकिन आपके अगर प्रश्न में ये पूछ लिया जाए कि अनुच्छेद में 8वीं अनुच्छेद जो 8वीं भाग था उसमें अनुच्छेद में कितनी भाषाएं शामिल की गई थी, तो वहां पर आपका 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। कल हम लोगों ने ऑलरेडी इस पे चर्चा किया है, पढ़ा है। तो अगर अनुच्छेद के बारे में पूछा जाए कि कितनी भाषाएं शामिल की गई थी, तो 22 थी। और अगर हिंदी की कुल बोलियां पूछी जाए तो वो 18 हैं। ये थोड़ा सा आप क्लियर रखें अपने माइंड में।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन-सी बोली राजस्थानी यानी कि राजस्थान की नहीं है? सिंपल सा शब्द में आप समझें तो ये मारवाड़ी हो जाएगा, मेवाती है, मालवी है, लेकिन बुंदेली नहीं है। बुंदेली किसकी है? तो ये पश्चिमी हिंदी की बोली है, ये ध्यान रखना है आपको। आगे है, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? तो अपभ्रंश के जो प्रथम महाकवि पूछ रहा है, और ये प्रश्न आपके बीपीएससी टीआरई थर्ड में भी पूछा गया है, 2 में भी पूछा गया है और यूजीसी नेट में तो कितनी ही बार पूछी गई है, तो ये थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना है कि अपभ्रंश के प्रथम महाकवि का जिक्र हुआ है स्वयंभू के नाम से, और ये स्वयंभू 8वीं सदी में जाने जाते हैं, और स्वयंभू के जो ग्रंथ हैं वो ही महत्वपूर्ण है। तो जरूर से बताइएगा कि इनका जो महत्वपूर्ण ग्रंथ का नाम क्या है, वो आप कमेंट में कमेंट जरूर से करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अब देखें कि पूछा जा रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आरबी भाव, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आरबी भाव किससे माना जा सकता है या माना गया है? सिंपल सी बात है। तो आप क्या बोलेंगे? प्राकृत से, संस्कृत से, पाली से या फिर अपभ्रंश से? तो बिल्कुल रामचंद्र शुक्ल जी ने अपभ्रंश की अंतिम अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना है। अगर आप हिंदी साहित्य का उनका बुक देखेंगे तो उन्होंने साफ-साफ यहाँ पर अपने शब्दों में मेंशन किया है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, चंदायन या फिर लोर कहा भी जिसे कहा जाता है, तो अगर चंदायन ना आए, लोर कहा आए, तो समझ लें कि चंदायन की ही बात हो रही है, जिसे लोर कहा एक नाम से भी जाना जाता है। ये रचनाकार पूछा जा रहा है कि रचनाकार कौन है? सरहपाद है, मुल्ला वजही है, विद्यापति है या फिर मुल्ला दाऊदी है? तो बिल्कुल ये मुल्ला दाऊद ही होंगे। और चंदायन की बात करें तो ये 1379 में ये रचना प्रकाशित हुई है। तो इसके डेट को भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि पूछी जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ढूंढानी बोली जाती है, अब देख लें कि किस तरह पूछी गई है प्रश्न कि ढूंढानी बोली है कहाँ की है? उत्तरी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की या फिर पश्चिमी राजस्थान की? कहाँ की होगी ढूंढानी बोली? तो ये पूर्वी राजस्थान की होगी, कल आप लोगों ने पढ़ा था क्लास में, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा आपका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, राजस्थानी भाषा का उद्भव किस क्षेत्रीय अपभ्रंश से हुआ है? तो राजस्थानी भाषा का जो उद्भव हुआ है वो किससे हुआ है? तो आप क्या बोल सकते हैं? ठीक है, बोलिए क्या बोल सकते हैं आप? तो ये बोल सकते हैं कि राजस्थानी भाषा का जो उद्भव आप देख पाएंगे वो शोरसेनी से हुआ है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट होगा। आगे है अगला प्रश्न, चारण काव्य की भाषा क्या थी? तो चारण काव्य की जो भाषा थी वो डिंगल थी। अभी मैंने जिक्र किया है डिंगल और पिंगल दो शैलियां प्रचलित थी आदिकाल के दौरान, लेकिन यहाँ पर चारण काव्य की अगर भाषा पूछ लिया जाए तो आप डिंगल ही लगाइएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? तो अभी मैंने जिक्र किया है, ये मैथिली में इन्होंने पदावली लिखा है, और यही पदावली ऐसी ग्रंथ है जिन पे इन्होंने अपना जो है वर्चस्व एक तरह से स्थापित किया अपने ग्रंथ के माध्यम से, और ये हमेशा हमेशा के लिए इसी पद के पदावली के साथ अमर भी हुए हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी पदावली रही है। आगे प्रश्न है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसकी रचना है? तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण ये जो है ये भी सबसे पहले कब की रचना है? तो ये 12वीं शती की है, ये ध्यान में रखना है किसकी है, तो आप लगाएंगे कि ये दामोदर की है, ठीक है, दामोदर शर्मा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्राकृत पैंगलम का वर्ण विषय है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, प्राकृत पैंगलम का वर्ण विषय है, और इस तरह के प्रश्न ज्यादातर 6 to 8 और 9 to 10 में पूछे गए हैं। तो ध्यान रखना है कि जो इसका वर्ण विषय है ये छंद है, ठीक है, क्या है? छंद है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है, दोहा कोश के रचयिता है कौन है? तो ये शरभपाद है, और इसका अगर टाइम पीरियड देखा जाए तो ये 769 ईस्वी के दौरान यानी कि जो मान लें कि 8वीं ये ईस्वी तो 8वीं शताब्दी मान लें, ठीक है। तो 769
ईस्वी के दौरान हुआ था, लेकिन लगभग मान के चलें कि 8वीं शताब्दी, ठीक है? तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, खरी बोली को कौरवी किसने कहा है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, खरी बोली को कौरवी किसने कहा है? तो ये कहने वाले थे, कौन थे? थोड़ा-सा ध्यान रखना है कि कौन थे कहने वाले, ये सभी को पता ही होगा क्योंकि ये कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो कहने वाले थे राहुल संस्कृत्यायन जी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो सभी को पता है कि ब्राह्मी लिपि से हुआ है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? पूछा जा रहा है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? तो आप आसानी से लगा सकते हैं, ये चेन्नई था। वर्धा नहीं लगाना है, ठीक है? वर्धा नहीं लगाना है, ना हैदराबाद, चेन्नई होगा। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है, निम्नलिखित लिपियों पर विचार करना है। क्या विचार करना है वो भी साथ में हम लोग देखेंगे। तो इसमें है, ब्राह्मी है, खरोष्टी है, ग्रीक है और फिर अरमी, जिसे अरमाइक भी कहा जाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आप देखेंगे और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अशोक के अभिलेखों में जो प्रयुक्त लिपियां सम्मिलित है, यानी इनमें से कौन-कौन सी लिपियां ऐसी है जो अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई थी। काफी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। अगर इस तरह के प्रश्न आपको पूछ लिया जाता है तो आप कंफ्यूजन वहां पर जरूर से क्रिएट होगा आप लोगों के समक्ष। तो ये थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना है कि जो अशोक के अभिलेखों में जो प्रयुक्त लिपियाँ थी, वो कौन-कौन सी थी? तो ब्राह्मी भी हो जाएगा, खरोष्टी भी हो जाएगा, ग्रीक भी हो जाएगा और अरमी भी हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका राइट होगा। यानी ये सभी लिपियाँ मौजूद थी। ध्यान रखना है, ठीक है? क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाने के पूरे चांस हैं, तो ध्यान रखना है। आगे प्रश्न है, अब देखें कि ब्राह्मी लिपि को किसने डिसाइफर कहा था। काफी पॉपुलर ये प्रश्न है और पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना है कि किसने किया था। तो प्रिंसेप ने कहा था, ठीक है, ध्यान रखना है इसे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है कि प्राचीन देवनागरी का विकास किस लिपि से हुआ था? प्राचीन देवनागरी का विकास जो है वो किस लिपि से हुआ था? तो वो हुआ था आपका कुटिल लिपि से। ध्यान रखना है, ये ऑप्शन आपका राइट होगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, राजस्थानी ढूंढानी राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो ढूंढानी राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा आपका जयपुर, जयपुर, सवाई और माधवपुर में, ठीक है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा, तो ध्यान रखना है इसे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनकी भाषा के साथ आपको सुमेलित करना है। तो देख लेते हैं इसकी पंक्तियां कौन कौन सी है, ठीक है। क्या है कि का पूछहूँ तुम धातु निछोही, जो गुरु किन्ने अंतर पट ओही, ठीक है। और बी है, ढोला मारी अधिह मह मुच्छे में शरीर। सी ऑप्शन है, जो मांगहूँ सो देहि मनोहर, यही बात तेरी खोटी। और फोर ऑप्शन है, जिसकी सॉरी उसकी चोटी सटकाई, लख नागिन अपनी केंचली छोड़ सटक गई। तो ये कौन कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देखना है कौन कौन सा इसमें होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जो ए का हो जाएगा, का पूछहूँ तुम धातु निछोही, जो गुरु किन्ने अंतर पट ओही। तो ये जो हो जाएगा, ए का हो जाएगा आपका ये अवधि हो जाएगा, ठीक है। ए का 4 हो जाएगा। तो ए का 4 देख लेते हैं थोड़ा-सा। चलिए इसको थोड़ा-सा ज़ूम कर लेते हैं तो दिख रहा होगा आप लोगों को भी। तो यहाँ पर ए का 4 ही होगा क्योंकि ये अवधी भाषा का है। तो ए का 4 हो जाएगा। ए का हो जाएगा 4 अवधि। और फिर बी का हो जाएगा, ढोला मारे दिल मह मुझे मेझ शरीर, जो मांगहूँ सॉरी इतना ही है शरीर। तो बी का जो आपका होगा वो अपभ्रंश में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं भाषा किस तरह प्रयोग की गई है।
जिस तरह आपकी आदिकालीन भाषाएँ प्रयुक्त हुई है उस टाइम पीरियड में, उसी तरह से यहाँ पर प्रयुक्त आप देख सकते हैं। और उसके बाद आप देखेंगे कि जो है सी है जो माँगहूँ सो देहि मनोहर, यही बात तेरी खोटी, तो सी का आपका हो जाएगा टू, ठीक है? क्योंकि खोटी इस तरह की जो भाषा आप देख पाएँगे भ्रमर गीत सार में आप देख पाएँगे, ठीक है? तो ये ब्रज भाषा की बोली है। और आगे आप देखेंगे कि डी का जो हो जाएगा आपका एक ही बचा, तो ये खरी बोली हो जाएगा कि उसकी चोटी सटकाई लख नागिन और अपनी केंचली छोर सटक गई, तो ये खरी बोली है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं मिल रहा है इससे, तो बी ऑप्शन आपका राइट है यहाँ पर। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि मानक हिंदी पश्चिमी हिंदी के 3 बड़े केंद्रों पर आधारित है, वे केंद्र कौन-सी है? सिंपल सी बात पूछी जा रही है आपसे। तो अगर आपने कल का क्लास किया है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि वो मेरठ, दिल्ली और आगरा है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न है खरी बोली का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? और इस पे मैंने काफ़ी चर्चाएँ कल भी किया था, क्योंकि यहाँ से इस तरह से प्रश्न डायरेक्ट नहीं पूछे जाते हैं, उसकी उत्तरी, पश्चिमी जो भी है उत्तरी अवस्था या पश्चिमी अवस्था पूछ लिया जाता है, उस पर आप कन्फ्यूजन में पड़ते हैं। तो सौर सैनी के उत्तरी रूप में हुआ है, ठीक है? ध्यान रखना है इसे। आगे प्रश्न है भोजपुरी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो दरभंगा होगा, पटना होगा, पूर्णिया होगा या फिर आजमगढ़ होगा, तो आजमगढ़ ही होगा क्योंकि यहाँ पर मैथिली बोली जाती है, ध्यान रखना है इसे। अगला प्रश्न है खरी बोली का सर्वाधिक उपयुक्त प्राचीन नाम कौन सा है? तो ये कौरवी हो जाएगा, ध्यान रखना है इसे क्योंकि खरी बोली को कौरवी के नाम से जाना जाता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है भाषा विज्ञान में प्राय किन उपभाषाओं को हिंदी माना गया है? भाषा विज्ञान की बात हो रही है, ध्यान रखना है, ऐसे सिंपल की बात नहीं हो रही है। तो भाषा विज्ञान में किन उपभाषाएं ध्यान रखना है, उपभाषाओं को हिंदी माना गया है, तो वो क्या है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी या फिर पहाड़ी, पश्चिमी हिंदी या फिर बिहारी या फिर राजस्थानी व पूर्वी हिंदी। तो आपको ध्यान रखना है ये पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी की बातें हो रही है भाषा विज्ञान में। इन्हीं 2 उपभाषाओं को हिंदी माना गया है। और ये रही आपके 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि आपके थ्योरी से बनने वाले थे। और यहाँ पर आप लोगों ने काफी महत्वपूर्ण आज के प्रश्न किए हैं और यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे प्रश्न पत्र में जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको मालूम होगा। तो चलिए दोस्तों, ज़रूर से कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को ये प्रयास मेरा कैसा लग रहा है, कैसे प्रश्न लग रहे हैं। तो इसी तरह के कंटेंट पर आधारित आपके पहले थ्योरी होगी, उसके बाद उससे रिलेट जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं, सभी हम लोग करने वाले हैं। तो ज़रूर से कमेंट कीजिएगा और मेरे प्रश्नों का भी आंसर आप ज़रूर से दीजिएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा और आप लोगों का भी अच्छा खासा रिवीजन होने वाला है। तो चलिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और चलते-चलते लाइक भी करते जाएँ। थैंक यू सो मच। फिर मिलती हूँ नए कंटेंट के साथ, नए एमसीक्यू पे आधारित उसके टॉपिक के साथ। चलिए तब तक बने रहें मेरे साथ। थैंक यू सो मच।